दोस्तों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज से करंट को शुरू करें उससे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि आज मैंने विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स और विभिन्न प्रकार के जो नॉलेजेबल जो कि करंट की विभिन्न प्रकार के जो अन्य संस्थान हैं या जो भी यूट्यूब चैनल जो कि बहुत बेस्ट चल रहे होते हैं, उन सब में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चाहे कितनी बड़ी आप यूट्यूब पे चले जाइए, कितनी बड़ी वेबसाइट चले जाइए, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ नहीं मिलेंगे। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ यूं ही ले लिए जाते हैं, और 2-4-5% भी मान लीजिए तो उससे समय खराब होता है। तो मैंने वहाँ से सब में से क्वेश्चन छांटे हैं और बढ़िया क्वालिटी का मैटर लेके आया हूँ। साथ ही इसमें स्टैटिक जीके को भी मैंने जोड़ने का प्रयास किया है और इसे मैं और आगे धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसलिए आप कमेंट में मुझे इसके बारे में बताएं कि ये सही है या फिर जो पिछले जो पैटर्न अपना चल रहा था वो बेस्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज के करंट के बारे में। तो आज का करंट है 4 मई का करंट और 2021 के करंट की हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो है वो पहला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। भारतीय मूल के लेखक, मतलब एक लेखक हैं जो भारतीय मूल के हैं, रोनी गोविंदर इनका नाम है। ये अफ्रीका में रहते हैं और इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। जिस प्रकार से भारत में कोरोना बहुत गति से फैल रहा है, उसी प्रकार अफ्रीकी कंट्रीज़ में बहुत गति से बढ़ रहा है, क्योंकि अब की बार विकासशील देशों के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट रहा है। विकासशील अल्प विकसित देश जो हैं उनके ऊपर अब की बार ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस बात के कारण से ही हम ये मान सकते हैं कि रोनी गोविंदर जो कि अफ्रीका में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, वो नाटककार हैं। ठीक है, नाटक लिखते हैं। उनका जो पहला नाटक है, उन्होंने जो पहली पुस्तक थी काटोमेरोन स्टोरीज। ठीक है, काटोमेरोन स्टोरीज जो है वो एक, जिसके कारण से इस पुस्तक के कारण से वो विश्वविख्यात हुए, फेमस हुए। राष्ट्रमंडल देशों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इन्होंने लिखी थी और के जो लेखक हैं उनमें सबसे बेस्ट प्राइज इनको प्राप्त हुआ था राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों में। और साथ ही इसके अंदर जो विषय उन्होंने दिया वो था अफ्रीकी देशों में और भारतीय देशों में जिस प्रकार से रंगभेद का जो मामला है, उस विषय को लेकर के उन्होंने इसके अंदर लिखा था। नाम जो था उनका वो रोनी गोविंदर। ठीक है, अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। IGIB बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान एक बनाई गई कोरोना काल के अंदर। इसका अच्छे से पूरा नाम भी देखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ किसकी? जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। मतलब ये कि एक उद्देश्य लिया गया जीनोमिक की जांच करने के लिए और एक पूरा इंटीग्रेटिव, मतलब पूरे भारत में से जो महत्वपूर्ण लोग थे जो इस क्षेत्र में काम करने वाले थे, उन सबको एक साथ जोड़ करके एक संस्था बनाई गई। वो संस्था करना क्या थी, उसका उद्देश्य भी यही था क्या कि म्यूटेंट और वेरिएंट जांचना था। मतलब जो जीनोम सीक्वेंस है इसकी, किसकी? कोरोना की, उसको जांचना इसका बड़ा मकसद था। और उस संस्था का जो उद्देश्य मैंने बताया भी आपको, म्यूटेंट और वेरिएंट, इसकी जानकारी लेगी, जीनोम सीक्वेंस के लिए बनी है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि महाराष्ट्र सरकार जो है उसने अभी हाल ही में 100 सैंपल उसके लिए भेजे हैं कि जो नया जो म्यूटेंट है, जो वेरिएंट है, इसे जांच सके। और इसके लिए जीनोम सीक्वेंस इसकी क्या है, उन सब की जांच करने के लिए इस IGIB इंस्टीट्यूट जो है इसके पास ये सैंपल भेजे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा, IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। और इसका जो टारगेट है वो म्यूटेंट और वेरिएंट की जांच, मतलब जो अलग अलग प्रकार से ये अपना रूप बदलता है कोरोना, उसके ऊपर पहले से ही हमें जानकारी रहे और फिर हम जो है इंस्टेंट परेशान ना हो करके और पहले से उसकी तैयारी रखें। इस प्रकार की इंस्टीट्यूट बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है G7 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, G7 एक यूरोपियन कंट्रीज और ये कह सकते हैं पश्चिमी देशों की बनाई हुई एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। और इसके अंदर जो है G7 में जो देश हैं, पहले उनको देख लेते हैं अपन कौन कौन से देश हैं। UK है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ये देश G7 देश कहे जाते हैं। लेकिन हाल ही में जो G7 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है ब्रिटेन के अंदर। कहाँ हुई है? ब्रिटेन में। वहाँ पर 3 देशों को अतिथि देशों के रूप में बुलाया गया है। एक भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा दक्षिणी कोरिया। तो इसमें आप अच्छे से याद रखिएगा कि भारत अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है। कहाँ?
G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक में। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत के विदेश मंत्री जो इसमें भाग लेंगे, तो विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री है एस रविशंकर। अब अगली बात यह है कि भारत ने इससे पहले कब अतिथि देश के रूप में इस G7 की बैठक में भाग लिया था? तो इससे पहले 2019 के अंदर फ्रांस के अंदर जो है वो G7 की बैठकों के अंदर इसने भाग लिया था। मतलब अब ब्रिटेन में इससे पहले 2019 के अंदर फ्रांस वाली बैठक में भारत ने भाग लिया था एक अतिथि देश के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और ब्रिटेन के बीच में हाल ही में एक वर्चुअल शिखर बैठक जो आज ही होने वाली है, 4 मई को होगी, आज शाम को होने वाली है। मोदी देखिए, शिखर बैठक का मतलब क्या होता है? शिखर सम्मेलन का मतलब होता है कि उस देश के हाई जो नेता हैं, शिखर पर बैठे हुए जो लोग हैं। अब भारत में शिखर पर कौन? नरेंद्र मोदी जी। इसी प्रकार ब्रिटेन के शिखर के ऊपर बैठे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में क्या होने वाली है? वर्चुअल बैठक होगी। वर्चुअल मीटिंग का मतलब आप समझ गए कि ऑनलाइन मीटिंग है, और उसका उद्देश्य जो है वो वर्तमान समस्याओं के ऊपर गहनता से विचार करना और किस प्रकार से जो है वो जो ब्रिटेन भारत का सहयोग कर सकता है और भारत का सहयोग जो है भारत ब्रिटेन का सहयोग किस प्रकार कर सकता है, इन महत्वपूर्ण विषयों पे आज चर्चा होने वाली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है कोरोना काल के अंतर्गत। तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकल के सामने आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑर्थोपेडिक प्लास्टर को भारत ने पेटेंट किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑर्थोपेडिक प्लास्टर जो है उसको अभी भारत ने हाल ही में पेटेंट किया है। अच्छा, कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने ये ऑर्थोपेडिक प्लास्टर बनाया है? तो पुणे की इंस्टीट्यूट है COEP, ठीक है। तो सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो याद रखिएगा COEP, सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो इंस्टीट्यूट है उसने ऑर्थोपेडिक प्लास्टर बनाया है और इस प्लास्टर को भारत ने पेटेंट करवा लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लास्टर माना जा रहा है आने वाले समय के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो मतलब इसका टारगेट क्या है? ये प्रो है। प्रो का मतलब ये कि जैसे दुर्घटना होने से पहले उसको बचा सके। तो इस प्रकार का प्लास्टर, जैसे कि कोई खेल रहा है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी के खेलने से पहले उसकी बचत के लिए लगाया गया एक प्रकार का प्लास्टर है, तो इसे प्रो प्लास्टर भी कह सकते हैं। चलते हैं अगला, ओलिव रिडले कछुए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये प्रश्न, आपके जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। ओलिव रिडले जो कछुए हैं ये अभी हाल ही के अंदर IUCN जो एक इंस्टीट्यूट है, और ये यूनाइटेड नेशन की एक इंस्टीट्यूट है जिसका टारगेट होता है कि जो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो अगर लुप्त हो रही हैं तो उनको रेड लिस्टेड किया जाए, और रेड लिस्टेड करने के बाद उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएं। तो इस संस्था को बुलाता है IUCN। तो इस संस्था ने रेड लिस्टेड किया है किसको? ओलिव रिडले कछुए को। लेकिन रेड लिस्ट की भी कई कैटेगरी होती है, उन कैटेगरियों में वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर इसे रखा गया है। अच्छा, ये जो ओलिव रिडले कछुए जो हैं क्या स्थिति है इनकी? तो देखिए दोस्तों, ये प्रशांत और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, इन तीनों महासागरों में जहाँ पर गर्म पानी है वहाँ पर ये मूल रूप से रहते हैं। और ये मांसाहारी कछुए हैं, दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुओं के रूप में जाने जाते हैं। कौन से? ओलिव रिडले कछुए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब इनका हमारे जीके से क्या कनेक्शन हो गया, क्या मतलब आज की तारीख में इंपोर्टेंस इनकी किस प्रकार से हो गई? तो देखिए, हुआ ये है कि उड़ीसा के अंदर एक नदी है, उस नदी का नाम है ससिकुल्या, ये स है, ध्यान रखिएगा, ससिकुल्या नदी, ये उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। अब इस नदी के ऊपर या इसके आसपास का जो एरिया है ये उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक है, और इस एरिया में आकर के वो अपने घोंसले बनाते हैं। कौन? ये ओलिव रिडले कछुए। और ये घोंसला बनाने के बाद वहीं पर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण जो बात थी। लेकिन अब हुआ क्या कि इस साल इनकी बहुत ही कम मात्रा आई है, मतलब जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और ये कहा जा रहा है कि ये जो है अब कहीं नष्ट तो नहीं हो गए, इस प्रकार का प्रश्न भी दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। तो इसलिए वल्नरेबल कैटेगरी जो है उसके अंदर से शामिल किया गया, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये कैटेगरी थी, और रेड लिस्टेड है क्योंकि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, सबसे छोटे समुद्री कछुए हैं, और ये जो है मांसाहारी भी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ओलिव रिडले, इनका कछुओं का नाम क्या है? ओलिव रिडले, जो उड़ीसा की ससिकुल्या नदी के तट के ऊपर आकर के घोंसले बनाते थे। लेकिन अब की बार
नहीं बना पाए, वहीं ये अपने अंडे भी देते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना वो ये कि भारत में तंजानिया के रक्षा सलाहकार, अभी हाल ही में ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर है और विदेशी स्तर के ऊपर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वैदेशिक मामलों के जो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि दूसरे देशों में जाने वाले राजदूतों की अगर हम बात करें तो उस आधार पर देखें तो पहला एक केस आया है कोविड-19 का कि इसके तहत एक विदेशी रक्षा सलाहकार बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि कोई राजदूत है, तो विदेशी राजदूत है, विदेशी रक्षा सलाहकार। यहाँ पर हम याद रखेंगे तंजानिया के रक्षा सलाहकार हैं, ठीक है, और वो भारत में इस समय रह रहे थे और उनका भारत के अंदर क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है, और वो भी किससे, कोविड-19 के कारण से उनकी मौत हो गई। उनका नाम है डॉक्टर मूसा बिट्स मलूला, याद रखिएगा मूसा जो है इससे आप याद रख सकते हैं डॉक्टर मूसा, ठीक। ये तंजानिया के थे, कहाँ के थे, तंजानिया के, और कोविड के कारण से उनकी मृत्यु हुई है और रक्षा सलाहकार ये हैं। चलते हैं कहाँ के, तंजानिया के रक्षा सलाहकार, भारत के अंदर वो इस समय थे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के आयात के ऊपर IGST घटा दी है गवर्नमेंट ने, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। तो यहाँ पर जो प्रश्न अपने कंपटीशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो क्या है उसको हम देख लेते हैं एक बार कि IGST, ये तो आप सब जानते हैं IGST और स्टेट GST, SGST बोलते हैं उसे, दो प्रकार की GST हुआ करती है। तो IGST का मतलब है इंडिया लेवल की GST। अब उस GST को जो पहले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो थे, ठीक है, उनमें 28% जो है वो टैक्स लगा करता था, उसे बिल्कुल घटा करके 12% कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। कौन कौन सी बातें, पहली इंपॉर्टेंट बात तो इसके अंदर ये है कि ये 30 जून तक लागू है। कब तक है, 30 जून 2021 तक ही लागू रहेगा, एक बार के लिए 30 जून तक ही सेट किया गया इसे। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए लाता है तो ही ये छूट है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं बीमार लोग जो हैं उनके लिए ये छूट दी गई है कि कहीं से अगर वो अगर उसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है और विदेशों से भी अगर वो आयात करना चाहता है ऑक्सीजन कंटेनर, तो उस स्थिति के अंदर भारत सरकार उससे कोई टैक्स नहीं लेगी। टैक्स बिल्कुल कम कर दिया, 12% कर दिया कि अपने स्तर पर भी अगर कोई मंगा सकता है तो मंगा ले, क्योंकि उससे एक व्यवस्था क्रिएट हो सके, उसमें थोड़ा लाभ मिल सके। इसलिए जो है वो ऑक्सीजन आयात के ऊपर निजी उपयोग के लिए जो ऑक्सीजन आयात है उसके लिए 12% कर दिया गया इसे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात के ऊपर इंडियन GST घटा दी गई और ये 30 जून तक के लिए एक बार के लिए घटाई गई है। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट करंट के साथ साथ इसमें कुछ स्टैटिक जीके यानी बहुत ही जिनसे जुड़ा हुआ करंट के से जुड़ा हुआ जो जीके है वो भी हम जल्द ही इसमें शामिल करेंगे और महत्वपूर्ण रूप से हम आपको लगभग 1 घंटे की क्लास देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब इसमें आपका सहयोग चाहिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास आप शेयर कीजिए। मैं डेली कहता हूँ शेयर नहीं करते आप, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आगे भी लगातार इसी प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।